वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज पॉलिटी। ठीक है, इसमें हम सारे ऑलमोस्ट जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस कर लेंगे। फिर भी हमारे कुछ टॉपिक्स बचेंगे, जैसे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, भाई हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, उनसे रिलेटेड, कुछ कमेटी से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ पार्ट बचेगा जो सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में। तो पॉलिटिकल साइंस में जो भी हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है मेनली वो हम डिस्कस करेंगे और टू द पॉइंट चलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी कंट्री का नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है या फिर भारत गणराज्य है। ठीक है, गवर्नमेंट किस टाइप की गवर्नमेंट है इंडिया में, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। ठीक है, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो किस में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कब बना, मतलब कब वो फोर्स में आया, एक्चुअली 26 जनवरी 1950 में वो लागू हो गया था। उससे पहले हमारा क्या हुआ था, वो जो हमारा 26 नवंबर 19 जो हमारा 49 की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वो बन के रेडी हो गया था। बट उसको एक्चुअली में फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950 में आया है। इसलिए हम जो रिपब्लिक डे बनाते हैं वो 26 को बनाते हैं। ठीक है, 26 जैन को बनाते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको दो ब्रांचेस में क्लासीफाई किया जाता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो लागू करने वाले हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो कानून बना रही है, एग्जीक्यूटिव जो लागू कर रहा है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में प्रेसिडेंट आ गया, जो हेड ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है। एक्चुअल में पावर यहाँ पे पीएम के पास होती है इंडिया में, बट नाम का हमारा जो क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ, वो होता है प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट, और पीएम क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तो पीएम है, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, और हमारे स्टेट का हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इसका क्या होता है, कैबिनेट ग्रुप होता है जो बहुत सारे मिनिस्टर्स को कंसिस्ट करता है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जो सलाहकार होते हैं किसके, प्राइम मिनिस्टर के। लेजिस्लेटिव ब्रांच में बात करें तो लोकसभा होती है, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, कुछ स्टेट की जॉइंट हमारी राज्यसभा है और कुछ की अलग राज्यसभा है। और राज्यसभा जो है वो हमारी हरियाणा, और मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा और पंजाब की एक ही है। ठीक है, और तीसरी जो ब्रांच होती है वो क्या है, जुडिशियल ब्रांच। ठीक है, एक तो क्या हो गया हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच, एक क्या होगी हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच, और एक क्या होती है जुडिशियल ब्रांच, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट आता है और एक सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सेंटर में आता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आते हैं जो स्टेट लेवल पे आते हैं, और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं, जो हमारे हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, उससे पहले कुछ रिफॉर्म्स आए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसको हम हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैसे इवोल्व हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या बोले कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कैसे आए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसे आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंट हम एक्ट्स की बात करेंगे जो जो आए थे। ठीक है, या कोई एक्ट आया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले 1773 में। ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये एक एक्ट कब आया, इस एक्ट में क्या बोला गया। ठीक है, तो वही पॉइंट्स, हम मेन पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आया था हमारा 1773 में आया था। ठीक है, किस में आया था, 1773 में। यहाँ पे एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के हेड कौन थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, यहाँ पे जब इस टाइम पे 1773 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर आ गई थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई थी। पहले वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी, पर उसके बाद इसका जो सारा कंट्रोल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर चला गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हेड कौन थे, पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। जो गवर्नर है बंगाल के, गवर्नर हैं जो बंगाल के, उनको 3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया था, जिसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे शामिल था। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था वो गवर्नर, और बंगाल का ही वाला ही गवर्नर इन 3 प्रेसिडेंसीज का क्या बन गया था, गवर्नर बन गया था। फर्स्ट गवर्नर जो ऐसे बने वो कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। फर्स्ट गवर्नर जो ऐसे बने वो वारन हेस्टिंग थे। इस टाइम में जो मेन चीज़ हुई वो हुई सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट। अभी हमें पता है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में। अब पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, कोलकाता में था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में था, 1774 में इस्टेब्लिश हुआ था।
तो यहाँ पे हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया तो सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन है, सर एलिजा एम्पे, ठीक है, एम्पे, सर एलिजा एम्पे, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर आ गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के। जो बंगाल का जो गवर्नर था वही 3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे का। फर्स्ट गवर्नर ऐसे कौन थे, वारन हेस्टिंग थे। सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई 1774 में। चीफ जस्टिस कौन बने, सर एलिजा एम्पे। सेकेंड, इसके बाद कौन सा एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। इनको हम ना सीरीज में ही याद करें तो बेटर है ताकि ईयर याद करने में आसानी हो। सेकंड क्या आया, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। 1784 में क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके 6 मेंबर्स थे, ठीक है। यहाँ पे जो कमेटी बनी उसके 6 मेंबर थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यहाँ पे सेट किया गया और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के क्या थे, 6 मेंबर थे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है। पॉलिटिकल इशू को देखना, सोल्व करना, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, उनको क्या दिया गया, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, यहाँ पे 2 यहाँ पे कमेटी बनी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी से रिलेटेड थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल इशू को सोल्व करने की और ट्रेड और कॉमर्स के इशू को सोल्व करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को दी गई। तो यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट काइंड ऑफ सिस्टम आ गया कि भाई एक ट्रेड और कॉमर्स को देखेगा और एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसको क्या मिल गया था, वेटो पावर मिल गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को वेटो पावर कब मिली थी, कि भाई वो पार्लियामेंट में जाके अपना कुछ बोल सके, वेटो पावर उसको मिल गई थी 1784 में। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या डिसाइड किया गया। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था कोलकाता में 1774 में, उसको पावर मिल गई कि वो रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ लॉ बना सकता है, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग कर दिया गया और जुडिशियल सिस्टम अलग कर दिया गया, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें क्या आ गया, कोर्ट आ गया। यहाँ पे जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की, जो ट्रेड और कॉमर्स को देखते थे, वो इंडियन रेवेन्यू से देने लग गए ये, ठीक है। इंडिया का जो भी कर टैक्स इकट्ठा करते थे उससे जो भी आमदनी होती थी उसको रेवेन्यू बोला जाता है। तो रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू से यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी जाने लगी। फिर इसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें मोनोपोली जो थी, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एंड हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो कब एंड हुई, तो वो चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू एंड हुई, ठीक है, वो एंड हुई। तो यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं है जो ट्रेड करेगी, बट एक्सेप्ट टी एंड ओपीएम। टी एंड ओपीएम के लिए ये फिर भी मोनोपोली फॉलो करेगी, बट और सारी चीज़ों के लिए मोनोपोली हट गई थी। ये ग्रांट परमिशन टू मिशनरीज। मिशनरीज क्या होती हैं, जो धर्म प्रचारक होती हैं, अलग अलग मिशनरीज, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, अलग अलग धर्म से रिलेटेड जो मिशनरीज आती हैं अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, उनको भी परमिशन यहाँ पे प्रदान करेगी। फाइनेंशियल ग्रांट टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड द प्रमोशन ऑफ साइंस। तो इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए और साइंस को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन में यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया। जैसे आजकल बजट आता है तो उसमें आता है ना कि एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च होगा, उसी तरह चार्टर एक्ट में जो हमारे 1813 था उसमें भी फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया, किसको, इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए और साइंस को प्रमोट करने के लिए। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पे क्या हुआ, लॉ कमीशन सेटअप किया गया। इस एक्ट के दौरान क्या हुआ, लॉ कमीशन की सेटअपमेंट की गई। फर्स्ट चेयरमैन यहाँ पे जो बने वो लॉ कमीशन के, वो कौन बने, 1835 में बने, कौन बने, लॉर्ड मैकेले, ठीक है, लॉर्ड मैकेले बने, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक गवर्नर जो जनरल था उसके साथ क्या थी, एक काउंसिल थी, गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल। पहले गवर्नर जनरल था खाली, अब उसकी काउंसिल भी थी। अब जो गवर्नर जनरल और जो काउंसिल थी उसको क्या बोला गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉर्म कर रही है। गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों मिला के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि पूरी इंडिया के ऊपर उसका अधिकार है, मतलब पूरी इंडिया के ऊपर उसकी पावर है। किससे रिलेटेड पावर है, रेवेन्यू से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड। मतलब इंडिया का जो बजट है वो डिसाइड कर सकता है, रेवेन्यू वो इकट्ठा कर सकता है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, और उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे लॉ कमीशन सेटअप किया गया जिसका फर्स्ट चेयरमैन लॉर्ड मैकेले थे। लॉ मेंबर
में यहाँ पे बात करें तो सर जेम्स स्टीफन भी यहाँ पे क्या थे, लो मेंबर बने। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम जो था, दास प्रथा जो थी, उसका अंत कर दिया गया 1843 में। इसको इलीगल बताया गया और इसको क्या कर दिया गया, इसका एंड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर यहाँ पे दोबारा से इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। यहाँ पे पार्लियामेंट की फाउंडेशन रखेगी। पार्लियामेंट की फाउंडेशन कौन से चार्टर एक्ट में रखेगी, चार्टर एक्ट 1853 में। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को सेपरेट कर दिया गया। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को पूरे मतलब कंट्री पे क्या कर दिया गया था, उसको पावर दी गई थी। बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू उसकी जो सेपरेट पावर बना दी गई उसको, और उसके जो ऑल इंडिया पावर थी उसको खत्म कर दिया गया। यहाँ पे काउंसिल जो थी उसको लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन उसके अलग अलग कर दिए गए। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट उसका अलग हो गया और लेजिस्लेटिव पार्ट उसका अलग हो गया। अब यहाँ पे जो भी कंपनी के एम्प्लॉय हायर किए जा रहे थे वो हायर किए जा रहे थे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे करप्शन काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस थे। ठीक है, कंपनी की पावर का यहाँ पे अंत हो गया क्योंकि यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू वो हायर करेंगे इसके मेंबर्स। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसमें जो इंडिया है वो अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई। मतलब डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करेगी इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है या जो भी हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो सब कौन कंट्रोल करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, पावर ऑफ क्राउन, पावर ऑफ क्राउन इसको बोला गया है। पावर ऑफ क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिया गया, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया इंडिया की ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को देखने के लिए। अब इंडिया में क्या किया गया, इंडिया में गवर्नर, इंडिया में क्या हुआ, गवर्नर बन गए और लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई। इंडिया में तो ये सब बना दिया, पर वो जो गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उन सबको जवाबदेही किसको करनी थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको जवाबदेही करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को करेगा। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम था कि हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1858 आया तो इंडिया डायरेक्टली यहाँ पे कौन रूल कर रहा था, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। पावर ऑफ क्राउन उसमें कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को देखने के लिए। इसकी एक काउंसिल थी, काउंसिल ऑफ इंडिया काउंसिल थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। ठीक है, इंडिया को यहाँ पे प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया जिसके हेड को बनाया गया गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को उन प्रोविंसेस का हेड बनाया गया और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल इस्टाब्लिश करी गई। ठीक है, तो सारी जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा वो गवर्नर जनरल करेगा अपनी काउंसिल की सलाह पे। ठीक है, पर जो ये सलाहकार है काउंसिल और जो गवर्नर जनरल है ये दोनों किसको जवाब दे देंगे, ये जवाब देंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल किसका था यहाँ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861 में। यहाँ पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और काउंसिल ऑफ इंडिया थी। दो चीज़ें थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ इंडिया हमने देखा। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था और उसकी क्या थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। उसके गवर्नर जनरल था और क्या थी, यहाँ पे हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसको गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, इनको पावर दी गई। ठीक है, इनको पावर दी गई कि भाई तुम क्या करो, लेजिस्लेशन क्या करेगी, कानून बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, उसको लागू करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी यहाँ पे लिए गए। किस में लिए गए, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया गया लेजिस्लेटिव पावर को, गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल, और उसको गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास में इस्टेब्लिश कर दिया गया। इसने ये बोला है कि जो लेजिस्लेटिव पावर पहले किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी, बट नाउ अब वो पावर किसके अंदर आ गई, बॉम्बे और मद्रास गवर्नमेंट के अंदर आ गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर क्या आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, जिसमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को के अंदर, इंडियन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर आए। ठीक है, उसके अंदर क्या आए, नॉन ऑफिशियल मेंबर आए, और वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू। किसके थ्रू, बंगाल जो बंगाल की चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके थ्रू।
ठीक है। और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, प्रोविंशियल काउंसिल क्या, जैसे प्रोविंस थी, अलग अलग प्रोविंस थी तो उनकी अलग प्रोविंशियल काउंसिल बनी जिसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोला गया, ठीक है। मतलब अलग अलग प्रोविंस की भी क्या बन गई थी, प्रोविंशियल काउंसिल बन गई थी, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल बन गई थी जो क्या कर सकती थी, जो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल्स मेंबर को अपॉइंट कर सकती थी, उसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है। और वो क्वेश्चन कर सकती थी एग्जीक्यूटिव पावर्स को कि भाई तुम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। और बजट डिस्कस कर सकती थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के दो इंप्रूवमेंट हुई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ पे 1892 का जो एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर दो बदलाव आए। पहले उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा बजट डिस्कस कर सकती थी वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, प्रोविंशियल काउंसिल्स इस्टेब्लिश की गई अलग अलग प्रोविंस में, जिसमें भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट किए गए। पर यहाँ पे जो प्रोविंशियल काउंसिल थे उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो नॉमिनेट किए गए वो लोकल बॉडीज के थ्रू नॉमिनेट किए गए। यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, जमींदार हो गए, ये तो क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स प्रोविंशियल काउंसिल के। प्रोविंशियल काउंसिल क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड पावर, मतलब स्टेट लेवल। आज के टाइम में हम देखें तो स्टेट लेवल, उस टाइम में हम देखें तो प्रोविंशियल लेवल है, ठीक है। तो प्रोविंस के ऊपर जो काउंसिल थी उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को तो लोकल बॉडी क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगी। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो सेंटर लेवल पे, उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बजट डिस्कस करने का भी अधिकार मिल गया और प्रोविंशियल काउंसिल को एग्जीक्यूटिव पावर को क्वेश्चन करने का अधिकार मिल गया, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद आया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, या फिर हम इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1909, ठीक है। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इंडिया की, उसको रिसीव हुई पावर, क्या पावर, बजट को डिस्कस करने की पावर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो पहले कितने थे, 16 थे। अब वो ये जो 1892 का जो एक्ट आया उसके थ्रू वो कितने हो गए, 60 हो गए। तो मतलब उसके मेंबर क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन है कि इलेक्शंस के थ्रू उनको इलेक्ट किया जाएगा, उन मेंबर्स को जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, ये भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सबसे पहले सत्येंद्र जो प्रसाद सिन्हा थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ लॉ मेंबर। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने किसको ज्वाइन किया, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, ठीक है। तो कौन थे ऐसे पहले मेंबर जिनको एज अ लॉ मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ज्वाइन किया वायसराय को, किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू हमें पता है पहले, इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें क्या था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर 16 से 60 कर दिए गए थे, ठीक है। और इनको क्या मिल गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट को डिस्कस करने की पावर मिल गई थी। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर है वो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे पहले इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिनको एज ए लॉ मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन आई यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। अब ये मुस्लिम कम्युनिटी की जब सेपरेट वो आई, सेपरेट मुस्लिम कम्युनिटी की भी क्या आई रिप्रेजेंटेशन, और प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन की भी। तो इसको बोला गया कम्युनलिज्म, कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कौन, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन भी बोला गया। कम्युनल इलेक्शन के फादर किसको बोला जाता है, लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव बनाया यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। ये इससे पहले आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा 1909, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम आज मतलब हमारा जो यूपीएससी वगैरह है, जो सिविल सर्विस कमीशन जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ, तो पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 1926 में। किसके बाद, मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। कब हुई, 1926 में। यहाँ पे डायरकी सिस्टम आ गया, डायरकी या डुअल गवर्नमेंट बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम मतलब सेंटर लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, मतलब सेंटर और स्टेट लेवल पे यहाँ पे डिवाइड होगी गवर्नमेंट, ठीक है। और जो ये आइडिया था डुअल गवर्नमेंट का या डायरकी का, ये किसका था, लायोन कर्टिस का था। किसका, लायोनेल कर्टिस, ठीक है। वोटिंग
राइट मिल गया इंडियन वीमेंस को, यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक हो रही है। सबसे पहले जो वोटिंग राइट है इंडियन वीमेंस को वो कब मिला, मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद। पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ, वुमेन्स को वोटिंग राइट मिल गया, डायरार्की आ गई, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो सेंटर और स्टेट लेवल पे बढ़ गई। प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, प्रोविंस का बजट मतलब स्टेट का बजट अलग हो गया, किसके, प्रोविंस प्रांत थे, बड़े बड़े प्रांत थे, ठीक है, उनका बजट अलग हो गया सेंटर के बजट से। इंडियन लेजिस्लेटर को बाई कैमरल कर दिया गया, बाई कैमरल जैसे आज है बाई कैमरल वैसे ही पहले उसको बाई कैमरल कर दिया गया। अपर हाउस जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट, इसके 16 मेंबर थे जिसमें से 34 इलेक्टेड मेंबर थे। उस टाइम पे जो बाई कैमरल बनी हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव, उसमें अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था, 16 मेंबर थे, 34 उस टाइम पे इलेक्टेड थे। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था, 144 मेंबर थे जिसमें से 104 जो थे वो इलेक्टेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, क्योंकि हमने बोला कि गवर्नमेंट दो हिस्सों में बट गई, एक सेंटर और एक प्रोविंस, तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, मतलब जो भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिनके साथ डील करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, उन पे कानून बनाएगी या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वो दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल आ गई प्लस मिनिस्टर्स, ये क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। और रिजर्व में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लेगी। तो एक में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्टर्स मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेन रोल होगा और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेन रोल होगा। फिर आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन किसने हेड किया था, इसके हेड कौन थे, सर जॉन साइमन, इसलिए इसका नाम क्या बना, साइमन कमीशन। 1927 में इसको बनाया था, ठीक है। फिर ये 1928 में आया था, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट कब करी थी, सबमिट करी थी, 1930 में करी थी। इसने इंक्वायर करना था कि जो 1919 का जो एक्ट था, जो मोंटागू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसका वर्क कैसा रहा, उसमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है या नहीं, उसको ही एग्जामाइन करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसने ये जो रिपोर्ट इसने सबमिट करी 1930 में, इसको एग्जामाइन किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। फिर हमारे जो नेता थे उन्होंने इसका विरोध किया था। इसके जो साइमन कमीशन था ना, उसके 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर्स थे और सारे ही क्या थे, ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं था। तो जो हमारी इंडियन लीडर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, ठीक है, और इसका क्या किया था, विद्रोह किया था, ठीक है। इसमें हमारी मुस्लिम लीग भी शामिल थी और कांग्रेस भी शामिल थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी किसी एक ने इसका विरोध किया, तो कांग्रेस ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया, ठीक है। लाला लाजपत राय ने लाहौर में क्या किया था, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था, जिसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ 30 अक्टूबर 1928 को, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो कुछ मॉडरेट सपोर्टर्स भी थे इसके, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर और जस्टिस रंगाचारी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खुल के किसने रेडिकल विद्रोह किसने किया, खुल के किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया, और कुछ मॉडरेट्स एंड मॉडरेटर्स थे, कुछ सपोर्टर्स थे, जैसे BR अम्बेडकर थे और जस्टिस रंगाचारी थे, ठीक है। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस क्या थी साइमन कमीशन की, कि डायआर्की जो है इसको अबोलिश कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देनी चाहिए, और प्रोविंस को ऑटोनोमस बना देना चाहिए, मतलब प्रांत को ऑटोनोमस बना देना चाहिए, ठीक है। जिसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में कि भाई इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी, ड्राफ्ट करेगी साइमन कमीशन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई फिर 1930 से लेके 1932 में, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1935 में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आया, 1935 में हमारा राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935। इसमें क्या किया गया, इसमें हमारा ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जैसे हमने देखा कि भी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसके बाद, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930 से 1932 में हुई, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और वो भी वाइट पेपर के बाद। वाइट पेपर जो हमारा कब आया था, 1933 में। इसके बाद ये जो पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू 1935 में। वाइट पेपर तो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1933 में, बट इसको पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू 1935 में। ये लॉन्गेस्ट एक्ट है जो पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया के थ्रू जो पास किया, ये लॉन्गेस्ट एक्ट था, इसलिए इसमें कितने सेक्शन थे, 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे।
ठीक है। इसमें मेन चीज़ें क्या बोली गई थी, वैसे तो बहुत बड़ा है, मेन चीज़ें क्या बोली गई थी कि फेडरल कोर्ट है इंडिया का वो इस्टेब्लिश किया गया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश, बर्मा सेपरेट किया गया इंडिया से, ठीक है, बर्मा सेपरेट किया गया, 2 नई प्रोविंस बनी उड़ीसा की और सिंध की, 2 नई प्रोविंसेस बनी उड़ीसा और सिंध। जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो गवर्नर क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मतलब गवर्नर का काम है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और जो प्रोविंस की है वो भी क्या करेगी, सेंटर ही करेगी, मतलब प्रोविंस यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, सेपरेट नहीं है, प्रोविंस भी किसके अंदर आती है, सेंटर के आते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाएगी जो बाई कैमरल थी, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में इसको डिवाइड किया गया, फेडरल असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। 6 प्रोविंसेस हैं जो क्या कर रही थी, जो बाई कैमरल थी, और उसके बाद कुछ यूनिकैमरल थी, मतलब किसी में था ये सिस्टम, किसी में नहीं था, किसी ने इसको एक्सेप्ट किया बाई कैमरल सिस्टम को, किसी ने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस जो है वो कंफर्म नहीं किया गया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे डोमिनियन जो स्टेटस है वो नहीं दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इन मार्च 1942 में आया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, जब क्रिप्स मिशन आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फ्रेम किया जाएगा एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के थ्रू, जो इंडिया के ही लोग इलेक्ट करेंगे और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में वो लीडर्स होंगे और वही क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये प्रपोजल दिया गया था क्रिप्स मिशन में जो 1942 में आया, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है शुड गिव इंडिया, क्या मिलना चाहिए इंडिया को, डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए जो पहले नहीं मिला था, ठीक है, इसमें मिलना चाहिए, ये बात रखी गई। एक इंडियन यूनियन होनी चाहिए जिसमें प्रोविंस होंगी और इंडिया की स्टेट होंगी, एक ही यूनियन होनी चाहिए, मतलब एक सेंटर पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोविंसेस भी आ जाए और इंडियन स्टेट भी आ जाए, ठीक है। कोई भी प्रोविंस जो एक्सेप्ट नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन को उसको क्या कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, उसको फ्री बना दिया जाएगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन में बोला गया। फिर इसके बाद क्या आया, कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में। लॉर्ड एटले सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्टिंग, क्या कंसिस्ट कर रहा था, उसमें 3 कैबिनेट मिशन आए और इसके अलग अलग लोग थे इसमें, ठीक है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। तो ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन ऑफिसर्स थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, ठीक है, ये 3 थे, ये कंसिस्ट कर रहे थे। लॉर्ड एटली ने जो सेंड किया था एक कैबिनेट मिशन इंडिया में, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया था आइडिया किसका, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और सेपरेट स्टेट का आइडिया कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट कर लिया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये इंडिया को हेल्प करेगा इंडिपेंडेंस पाने में और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को सेटअप करने में। फिर इसके बाद आया माउंटबेटन प्लान। ये प्लान था पावर को इंडिया और को मतलब ट्रांसफ़र करने का, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जो पावर थी उसको अब ब्रिटिश का रूल नहीं रह गया, अब इंडियंस का रूल होगा, इंडियंस को क्या दी जाए, पावर दी जाए। हम इंडिपेंडेंट हो रहे थे, ठीक है, और पार्टीशन जो है कंट्री का वो यहाँ पे होना ही था, मतलब कि यहाँ पे माउंटबेटन प्लान में बोल दिया गया कि पार्टीशन होगा, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया बन जाएगा टाइप, ठीक है। सेकंड आ गया था इंडिया, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1946 में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये पास कर दिया गया, जिसमें इंडिया और पाक सेपरेट हो गया और एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जिसमें फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लागू होगा वो कंट्री का बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आई September 2, 1946 में। इंटरिम गवर्नमेंट एज पर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1945 एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी या इंटरिम गवर्नमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो टेम्पररी प्रेसिडेंट था वो सचिदानंद सिन्हा थे। तो टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, सचिदानंद सिन्हा। और बाद में जो प्रेसिडेंट बने इस टाइम पे वो कौन बने, हमारे प्रेसिडेंट हमें पता ही, राजेंद्र प्रसाद। तो टेम्पररी कौन बने थे, सचिदानंद सिन्हा। फिर बाद में हमारे फर्स्ट कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बन गए, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसमें कितने मेंबर थे, इसमें 389 थे, ठीक है, जिसमें से 299 क्या थे, इंडियन मेंबर्स थे, ठीक है। अब जो ड्राफ्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, एक ड्राफ्ट था जो कंप्लीट हुआ था, कितना टाइम लग गया था वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बना उसको बनाने में। ये हम जब छोटी क्लासेस में थे 7th में, आई थिंक 7th 8th में, हमारी मैम बिल्कुल रटवाती रहती थी इसको कि 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो ड्राफ्ट रखा गया था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कंप्लीट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा ड्राफ्ट रेडी हो गया था।
बट इसको कमेंस कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, इसलिए 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। फाइनल ड्राफ्ट जो फाइनल ड्राफ्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट्स थे और 448 आर्टिकल्स थे। बट अभी देखें तो उसमें कुछ संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गई है, 12 शेड्यूल्स बन गए, 25 पार्ट्स बन गए हैं और 395 आर्टिकल्स बन गए हैं। ठीक है, पर मेनली हम याद करते हैं 22 पार्ट्स में ही उसको। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बोला जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, अलग अलग कमेटी बनी थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, तो उसमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन को थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के यहाँ पे प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी के यहाँ पे जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड रिटन किया गया था, हाथों से लिखा गया था। ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में किसने लिखा? प्रेम बिहारी रायजादा ने। प्रेम बिहारी रायजादा ने, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों ही नाम। इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा और हिंदी में वसंत किशन वेद्या ने लिखा। ठीक है, ऑन 24 जनवरी 1950 में इलेक्ट कर दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अडेप्ट किया गया था इस टाइम हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग और फ्लैग अडेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 में। फ्लैग को पहले अडेप्ट कर लिया गया, बट जो हमारा नेशनल एंथम और सॉन्ग को 1950 में अडेप्ट किया गया। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में टोटल मेंबर कितने थे? 389 मेंबर्स थे, जिसमें थे 299 मेंबर इंडियंस थे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट हमारी कमेटी बन जाती हैं और उनके जो चेयरमैन हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ हमारी कमेटी थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आती हैं। पहली थी यूनियन पावर कमेटी। देखो, पावर से याद रखो, पावर जवाहरलाल नेहरू के पास थी मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और पावर। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल इसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता था, इनके पास ही रिपोर्ट्स लाई जाती थी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रोसीजर कौन चलाएगा, प्रोसीजर कैसे चलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? चेयरमैन थे। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? चेयरमैन थे। तो याद कर सकते हैं प्रोसीजर स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग के याद ही रहते हैं। ठीक है, पावर और कॉन्स्टिट्यूशन याद रख सकते हैं कि हमारे जवाहरलाल नेहरू। बचा एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो हमारे चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। हम ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसको ड्राफ्ट किया था उन्होंने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन रहे। और दूसरे जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से थे, नाम याद करना जरूरी हो जाता है। गो थ्रू करेंगे 2-3 बार तो याद रह जाएगा और MCQ में हमें याद आ जाएगा। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक है, मुंशी N. गोपालस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव और M. कृष्णाचार्य। ठीक है, तो हमारे क्या है यहाँ पे, ये सारे क्या है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। फिर बात करते हैं हम प्रीएम्बल की। किसकी बात करते हैं? प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल जिसको बोला जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा है, या फिर रूपरेखा का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी लेसन को पढ़ते हैं और उसकी समरी हमसे पूछ ली जाए तो हम रूपरेखा बोलेंगे या समरी बोलेंगे। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूपरेखा है या समरी है वो कौन है? प्रीएम्बल है, जिसको एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं प्रीएम्बल। अब जो N.A. पालकी वाला है, N के पालकी वाला प्रीएम्बल को बोलता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, क्या है? आइडेंटिटी कार्ड। अब जो हमारा प्रीएम्बल है उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक सोर्स होता है, एक नेचर होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव। सबसे ऊपर लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सोर्स है। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है या इंडियन गवर्नमेंट सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस देना, इक्वलिटी प्रोवाइड करना, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 पार्ट्स हैं प्रीएम्बल के।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भी एन के पालकीवाला ने इसको आइडेंटिटी कार्ड बोला है। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड हमारे प्रीएम्बल में हैं और कौन कौन से पहले नहीं थे और कौन से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, तो इसको अडेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, ड्राफ्ट बन के रेडी हो गया था, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुई थी। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसमें अमेंडमेंट करी गई। और क्या ऐड किया गया, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या ऐड किया गया, कौन कौन से वर्ड्स को ऐड किया गया था। यहाँ पे वर्ड कौन कौन से ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था, सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेटिव वर्ड को ऐड किया गया प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। यस, इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल स्टेटस की बात करें, नॉन जस्टिफिएबल है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर आप इसके अगेंस्ट वो नहीं कर सकते, मतलब लड़ नहीं सकते, कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। नाइदर सोर्स ऑफ पावर नॉर प्रोहिबिशन, ना तो आप इसको मना कर सकते हो, ना ही ये पावर प्रोवाइड कर सकता है किसी को लेजिस्लेटिव बेसिस पे, लेजिस्लेचर बेसिस पे। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्सेज की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का जो एक्ट बना, बेसिकली जो पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करने का एक्ट बना, वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके बाद बना। मतलब ब्लूप्रिंट जो आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 1935 के बाद आया। मतलब इंडिया एक फेडरल सिस्टम बन गई। क्या बन गई, फेडरल सिस्टम, जिसमें हमारी स्टेट और हमारी जो सेंटर है वो मिल के काम करेंगे। फेडरल स्टेट है, इनके अंदर यूनिटी है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 10 कंट्री से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, जापान, जर्मनी, सोवियत यूनियन जिसको यूएसएसआर बोला जाता है, नाउ रशिया ऑल्सो, एंड यूके और यूएस और साउथ अमेरिका एंड फ्रांस। इन सब कंट्री से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। अलग अलग पार्ट अलग अलग कंट्री से अडेप्ट किया गया है। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, ये ट्रिक्स मैंने गूगल से ली हैं। ठीक है, सो इट कुड दूसरे चैनल्स या कहीं और भी ये यूज़ हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो डोंट माइंड दैट। यहाँ पे ये बोलती हैं, ट्रिक क्या है, एलिस डीपी इज़ नंबर 1। एलिस डीपी मतलब एलिस ई से स्टार्ट होता है, एलिस मतलब इलेक्शन। ठीक है, डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हम बोलते हैं इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नंबर 1 मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ये 3 चीज़ें हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नॉमिनेशन ऑफ, ये हमारे पार्ट 4th में आता है, 4th में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये 3 जो चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको याद कैसे करेंगे, एलिस डीपी इज़ नंबर 1, एलिस की डीपी नंबर 1 है। एलिस क्या है, इलेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नंबर 1 है मतलब नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। सेकंड है हमारा यूके का कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्या लिया गया है, पार्ले बिस्किट को से इसको याद रखेंगे। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जो भी हैं, बाई कैमरलिज्म है और सिंगल सिटीजनशिप है। ये सब किससे ली गई है, यूके से ली गई। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर इंडिया के किसी भी मेंबर को दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप मिल गई तो इंडिया की सिटीजनशिप उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है, या खुद से वो मतलब उसको मतलब यहाँ पे अप्लाई करे कि भाई नहीं, मैं फ़लानी कंट्री में जा रहा हूँ, या फिर मेरे को सिटीजनशिप, मतलब कोई अपनी कंट्री को भी कर सकता है। और किसी ने मान लो नई सिटीजनशिप ली है बाय रजिस्ट्रेशन और 2 साल के अंदर उसने कुछ कांड कर दिया और वो जेल चला गया, उस पर कुछ मुकदमा हो गया, उसने कुछ गलत काम कर दिया, तो उसकी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, पार्ले बिस्किट से। ये भी मैंने गूगल से लिया है। पार्ले से हम पार्लियामेंट याद रखेंगे, आर से हम रूल ऑफ लॉ, LE से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बाई बिस्किट से बाई कैमरलिज्म। ठीक है, बाई कैमरलिज्म मतलब अपर हाउस लोअर हाउस। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, और हमारा बिस्किट से हम याद रखेंगे सिंगल सिटीजनशिप। फिर कनाडा से हमने लिया है क्या, कनाडा को कैसे याद रखेंगे, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। फेड का एड्रेस क्या मेरे को पता चल सकता है, कैन आई नो फेड्स एड्रेस। ठीक है, तो कैन से कनाडा याद रखेंगे। फेड से फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, की फेडरेशन होगी मतलब स्टेट किस में होंगी, यूनियन के साथ होंगी, यूनियन सर्वोपरि होगी मतलब सेंटर सर्वोपरि होगी, बट
वो किस स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा, ठीक है। फेड से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, एड से एड्रेस, एड्रेस से क्या रखेंगे, एडवाइजरी जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और सेपरेट भी है, यहाँ पे कोर्ट सेपरेट है, कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट का कोई वो नहीं है, ठीक है। रेजिडुअल पावर ऑफ द सेंटर, रेजिडरी पावर ऑफ सेंटर, तो यहाँ पे कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट हमारा आता है यूएसए, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस इन यूएसए। ये ट्रिक है ये, जिससे डायरेक्ट याद हो जाता है वो डायरेक्ट याद करो, जिसको ट्रिक से याद करना है वो ट्रिक से याद करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं डायरेक्टली याद करूँ, क्योंकि मेरे को ट्रिक्स में भूल जाती हूँ, और पर्सनली क्या होता है कि ट्रिक्स ही याद रहती हैं, फिर मेरे को याद नहीं रहता वो, तो मैं डायरेक्ट याद करने की कोशिश करती हूँ, चाहे मैं लिख के याद करूँ उस चीज़ को कितनी भी बार, ठीक है। तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। यूएसए से हमने क्या लिया है, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर, प्रेसिडेंट को चाहिए फंड किसके लिए, रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जज इन यूएसए, यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट और जज है उसको रिमूव करने के लिए। तो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फंड से फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा गद्दी से, उसको इम्पीचमेंट बोला जाता है। एससी और मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा। हाई कोर्ट, एचसी का मतलब है हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, तो उसके बारे में बात की गई है, वो सब यूएस से लिया गया है। प्रीएम्बल्स भी हमने यूएस से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके जो भी अधिकार है वो सब हमने यूएस से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भी हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा अलग है, हाई कोर्ट अलग है, ठीक है। इस पार्लियामेंट का उस पर कोई अधिकार नहीं, वो कुछ नहीं बोल सकते उसको। जुडिशरी रिव्यू, ये सब क्या है, हमारे यूएसए से लिए गए हैं। जर्मनी से, जर्मनी विद इमरजेंसी, तो हमने फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी कहाँ से लिया है, जर्मनी से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया लिस्ट द ट्रेड, तो कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट, और ट्रेड से ट्रेड एंड कॉमर्स, ये हमने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीका से, राजू इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राजू एक बंदा है जो साउथ अफ्रीका से है, तो राजू से क्या याद रखेंगे, राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और अफ्रीका से याद रखेंगे कि अमेंडमेंट विद, हमारा ए से ए हो गया, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो पार्लियामेंट में जब 2/3 मेंबर जो है उसमें सहमति दे देंगे तभी वो अमेंडमेंट पास होगी। फ्रांस, फ्रांस को याद रखेंगे LEF से, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से। रशिया से USSR, रशिया विद फंडामेंटल ड्यूटीज एंड जस्टिस इन प्रीएम्बल, ठीक है, ये हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस जो प्रीएम्बल में हम यूज़ करते हैं वो हमने किससे लिए, रशिया से लिए हैं। जापान से हमने जो भी लॉ के प्रोसीजर्स हैं वो हमने जापान से लिए। फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, हम बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट, हम क्या बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या है, एक फेडरल गवर्नमेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है, तो क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के, ये डूल गवर्नमेंट है, एक सेंटर लेवल पे है और एक क्या है, स्टेट लेवल पे है। इसका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पूरा जो बेसिक नेचर है गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकती, उसको नहीं बदल सकती, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, तो ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन है कि इसमें अपर हाउस होता है, लोकसभा, लोअर हाउस, सॉरी अपर हाउस एंड लोअर हाउस होता है इसमें, ठीक है, अपर हाउस होता है एंड इसमें क्या होता है, लोअर हाउस होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, SC और HC, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सब सर्वोपरि है। पावर डिवीजन बिटवीन सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन है, कुछ केसेस में स्टेट रूल नहीं बना सकती, सेंटर ही रूल बना सकती है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट्री के केसेस में फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल बेसिस जो भी डिसीजन लेने हैं, तो ये हमारे क्या फीचर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे नीचे आ गए जो ये हम लास्ट में बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं प्राइमेसी ऑर्डर ऑफ रूल्स एक्ट्स लॉज फॉर्म्ड इन 3 लिस्ट, 3 लिस्ट हैं। एक यूनियन लिस्ट होती है कि यूनियन के नीचे, सेंटर के नीचे कौन सी आती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। तो सबसे जो लॉ और एक्ट रूल है बनाने का तरीका, तो प्राइमरी जो ऑर्डर है वो यूनियन का होता है, फिर कॉन्करेंट, फिर स्टेट, ठीक है, इस तरह से होता है। हम बात करते हैं पार्ट्स की। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोला कि अर्लियर 22 पार्ट्स थे और नाउ 25 पार्ट्स हैं। तो हम देखेंगे कि भाई हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उनको कैसे याद रखें। वी विल लर्न इट विद ए ट्रिक। देखो ये ट्रिक मैंने गूगल से लिया, बट मैंने इसको मॉडिफाई किया है, मतलब इसका हाफ जो पहला हिस्सा है यहाँ तक का, ये मैंने गूगल से लिया है, बाकी मैंने इसको मॉडिफाई किया है, मतलब एज पर माई नीड्स मैंने इसको मॉडिफाई किया है।
और यहाँ पे ये मैंने पार्ट्स ट्रिक से याद किए हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक क्या यूज़ किए मैंने, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी। तुम डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, ठीक है, चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, टू फाइंड ट्रेड एंड सर्विस ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्शंस फॉर स्पेशल ऑफिशियल लैंग्वेजेस ड्यूरिंग एमरजेंसी, टू मीट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। You can fly directly from USA to UP to meet child of Sham and Ram, to find trade and service tribunals for elections for special official languages during emergency, to meet amendment of the constitution temporary for a short period of time, ठीक है। ये ट्रिक है। अब देखते हैं इसको कैसे मैंने यूज़ किया है। देखो हमारे पार्ट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बात करूँगी यहाँ पे 25 पार्ट्स की, किसकी बात करूँगी 25 पार्ट्स की। अर्लियर कितने थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है। तो हम यहाँ से यू से स्टार्ट करते हैं। यू पार्ट 1, यू का मतलब क्या है, यूनियन। यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब पार्ट फर्स्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बोला गया है। कैन से हम याद रखेंगे, सी से सिटीजनशिप। पार्ट सेकंड में फ्लाई से फंडामेंटल राइट। तो पहला यूनियन एंड टेरिटरी है, दूसरा सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन ऐसे आता है एमसीक्यू में कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में है। पार्ट 2 में क्या लिखा गया, सिटीजनशिप रखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किसमें, पार्ट 4 में। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यू से यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएसए टू यूपी, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, डायरेक्टिवली में 4th आ गया, फ्रॉम से 4th ए आएगा, यहाँ पे पार्ट 5 और यहाँ पे पार्ट 6। अब देखो यू में पार्ट हमारा 7th आएगा, बट पार्ट 3 के लिए कोई भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है। पार्ट जो हमें 8th याद रखना है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। फिर पार्ट 9th आएगा, तो ये स्किप करना है, यहाँ पे स्किप नहीं करना है, मतलब बेसिकली इसको याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। यही मेरे को बताना था। तो यहाँ पे क्या है, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कैन से क्या है सिटीजनशिप, फ्लाई से क्या है फंडामेंटल राइट, डायरेक्टली से क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फ्रॉम से क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाय 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 42nd हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया। और 51A जो हमारा आर्टिकल है, 51A जो आर्टिकल है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो सिर्फ एक आर्टिकल के अंदर ही सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यू से यूनियन गवर्नमेंट, एस से हमारा क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, यू से हमारा क्या होगा पार्ट हमारा 7th, जिसमें स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल जो डिलीट कर दी गई थी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू, उनको इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद पार्ट 8 आएगा, जिसमें यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात की गई है। तो ये हम इंक्लूड करेंगे इस ट्रिक से, ये नहीं करेंगे इंक्लूड, ठीक है। फिर हमारा पी आ गया, पी से क्या आ गया पंचायत के बारे में बताया गया, पंचायत का इलेक्शंस जो भी इसके राइट्स हैं ये सब, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमारा यूनियन जो ये होता है क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन, जो सेंट्रल नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत के इलेक्शंस और ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस को नहीं करवाता है। ये सब हमारा स्टेट पे, जो स्टेट लेवल पे हमारा इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है, ठीक है। फिर मीट से हमारा क्या आएगा 9th ए आएगा, फिर 9th बी आएगा, फिर 10th आ गया, 11th 12th 13 14 ए आएगा, फिर 15 फिर 56 और हमारा क्या आता है फिर यहाँ पे 17th और 18th 19th 20 21 22, ठीक है। 22 हमारे क्या हो जाते हैं पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चाइल्ड से हम याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर मीट से हम याद रखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज़ जो ऐड की गई है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। चाइल्ड से याद रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एडिड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। फिर शाम से याद रखेंगे शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया, राम से याद रखेंगे रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फाइंड से फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ट्रेड से याद रखेंगे ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी चीज़ें चलेंगी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। सर्विस से सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ट्राइब्यूनल से ट्राइब्यूनल्स जो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, और इलेक्शन से इलेक्शंस जो भी हम कंडक्ट करते हैं
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविज़न जो भी कुछ सर्टेन क्लासेस को दिए गए हैं, जैसे एससी को, एसटी को या ओबीसी को जो दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे किसमें है, आर्टिकल ये हमारे 18 के अंदर है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे मीट में मिसलेनियस आ जाएगा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्पररी में आ जाएगा टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और शॉर्ट पीरियड में हमारा आ जाएगा शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो हिंदी के लिए दिया गया है, और रिपेल्स, ठीक है। तो अगेन मैं इसको रिवाइज़ करवाना चाहूँगी इस ट्रिक के थ्रू, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है स्टार्टिंग में जब हम करते हैं, तब बार बार इसको याद करेंगे तो ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम बात करते हैं यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कैन सिटीजनशिप फ्लाई फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन गवर्नमेंट, एंड फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एस से स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद हमारा आएगा यू, अगेन हमारा यू आएगा, जिसमें हम इससे पहले एक आता है हमारा पार्ट 7 में बोला गया है स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है यू आता है पार्ट 8 में, जिसमें यूनियन टेरिटरीज आ जाती हैं। फिर पी से पंचायत्स, फिर हमारे यहाँ पे आएगा मीट से म्यूनसिपलिटीज़, फिर चाइल्ड से आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर हमारा शाम से आएगा शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, फिर राम से हमारा आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, फाइंड से आएगा हमारा फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ट्रेड से आएगा ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सर्विस से आएगा सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, ट्राइब्यूनल से आएगा ट्राइब्यूनल, फिर हमारा इलेक्शन से आएगा इलेक्शंस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ऑफिशियल लैंग्वेज से ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो पार्ट 18 में है, फिर इमरजेंसी से इमरजेंसी प्रोविजंस जो पार्ट हमारा 18 के अंदर आती हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये 19 के अंदर आता है, ये 19 पार्ट के अंडर है। फिर 2 मीट से मिसलेनियस जो हमारा 19 पार्ट में है, और फिर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 20 में है, और टेम्पररी जो हमारा टेम्पररी ट्रांजिशनल सोशल प्रोविजंस हैं जो हमारे आर्टिकल 21 में पार्ट 21 में आते हैं, और ये हमारे किसमें शॉर्ट पीरियड से हम याद रखेंगे, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, रिपेल्स। ये हमारे क्या थे, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी ट्रिक्स की हम उनको कैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ट्रिक मैंने एज इट इज़ उठाई है भाई, ठीक है, और मैंने याद भी इसी से किया था जब मैंने याद किया था, ठीक है, और ये ईजी भी है और बहुत हर जगह आपको मिलेगी, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS ऑफ OLD ओल्ड, और फिर PM लिखो, ठीक है, इसी से याद हो जाएगा। देखो यूनियन टेरिटरी, टी से टेरिटरीज याद रखो, टी से टेरिटरी याद रखो, तो यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट, ठीक है, इनके नेम के बारे में, इनका एक्सटेंट कितना है, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है शेड्यूल 1 में। फिर आते हैं इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट ई से स्टार्ट होता है, तो ई से इमोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशंस एंड ओट्स, जो भी हमारे अफर्मेशन ओट्स लेंगे हमारे जो नेता हैं, ठीक है। आर से RS, राज्यसभा में कितनी सीट होंगी, यूटीज़ में कितनी मतलब राज्यसभा की कितनी मेंबर चुने जाएंगे यूटी से, ठीक है, वो सब। और हमारी एस से क्या है, शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है, प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। ओ से क्या आता है, अदर शेड्यूल एरिया, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। एफ से क्या आता है, फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में इसमें बात की गई है। ओ से क्या आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनली जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंडिया की कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस थी, बट अभी कितनी है, 22 है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि हमारे शेड्यूल 8 में हमारा क्या दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, कितनी प्रेजेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 हैं, ठीक है, कितनी है, 22 है। तो यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो ऐड की गई थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। 1967 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की गई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। 1992 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये ऐड की गई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। 2003 में उड़िया
उड़िया जिसको बोलते हैं, ये रीनेम की गई थी एज ओरिया, ठीक है, ओडिया। बाय 96 उड़िया को उड़िया बोल दो, ओडिया बोल दो, उड़िया को ओडिया। बाय 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू ये ऐड की गई थी, ठीक है। फिर एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। पी से पंचायत, 29 सब्जेक्ट हैं इसमें, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे। एम से म्यूनिसिपैलिटीज, जो 18 सब्जेक्ट्स पे बात करती है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू ये इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें याद करें तो टी से क्या है यूनियन टेरिटरी, से मोल्यूमेंट, ए से अफर्मेशन एंड वोट, आर से हमारे राज्यसभा, ठीक है। एस से हमारा क्या आता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, ओ से आता है अदर जो शेड्यूल एरिया है, एफ से हमारा क्या आता है फेडरल स्ट्रक्चर आता है, ओ से क्या आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कि भाई जो हमारा राइट टू लैंड था वो भी चेंज हो गया, मतलब वो अब नहीं रहा राइट टू लैंड, ठीक है। डी हमारा क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। पी से हमारा क्या आता है पंचायत, और एम से क्या आती है म्यूनिसिपैलिटीज। सो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न बाय दिस ट्रिक। तो नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स थोड़े टफ हो जाते हैं, बहुत लार्ज सोर्स है, तो इनको हम ट्रिक से ही याद करेंगे, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट है, कुछ रह जाए तो इट्स फाइन, क्योंकि आई विल इंक्लूड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो पार्ट 1 है, जो पार्ट वन के अंदर क्या है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल्स को रखा गया है, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 रखा गया है। पार्ट 2 में क्या है आर्टिकल 15 से 11 में रखा गया है, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, जो आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 12 क्या है डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 13 क्या है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो हम याद करते हैं सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी एक्ट जो है उसको याद कैसे रखेंगे, ई डाउट से याद रखेंगे, ई डाउट, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18 के बारे में बात करता है। 14 ई से इक्वलिटी, डाउट, ई डाउट को लिख लो पहले, EDOUT लिख लिया। अब 14, 15, 16, 17, 18 इसको सीरीज में रख लो। तो यहाँ पे क्या होगा ई से इक्वलिटी, डी से डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी कास्ट पे, रिलीजन के बेसिस पे, सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जॉब की, एजुकेशन में, ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट इक्वल नहीं है भाई, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इक्वल है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता जब मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि किसी की फ़ीस कम कर सकते हो आप, या स्कूल में एडमिशन अलग करवा सकते हो, पर जॉब लेवल पे मेरे को नहीं लगता कि पर्सनली मेरा व्यू है कि जॉब लेवल पे हमें जो है क्या बोलते हैं इसको जो भी देते हैं रिजर्वेशन वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि स्कूल लेवल पे दे दो, स्कूल लेवल पे दे दो। मान लो कोई इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, मान लो कोई SC ST है, या फिर मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं है, या कुछ भी मतलब कोई भी रीज़न है, उसको आप बुक्स प्रोवाइड कर दो, ठीक है, उसको आप क्लोथ्स प्रोवाइड कर दो, उसको आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो, फूड प्रोवाइड कर दो, ठीक है, हाउस देना है हाउस दे दो उसको, ठीक है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, आप उसको एक्सेसिबल कर दो एजुकेशन, सब कुछ कर दो, पर उसका जो माइंड है वो तो उसका है ना, मतलब सबका सेम ही है, भगवान सबको सब सेम बनाते हैं। अब वो पढ़ेगा, अगर उसको ये सारी चीज़ें दे दी, प्रोवाइड कर दी, तो वो भी उतना ही पढ़ेगा जितना एक जनरल कैटेगरी का बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के जो मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स बेसिस पे मत करो, मेरे को ये नहीं सही लगता, ठीक है। तो सबका अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। 14 जो ई है इक्वलिटी, डी है डिस्क्रिमिनेशन, ओ है जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, यू जो है अनटचेबिलिटी, टी जो है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो हमारा लॉ बिफोर इक्वलिटी 14 आर्टिकल बोलता है, लॉ बिफोर मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन होगा 15 बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ये 16 बोलता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है 17, ठीक है, और हमारा अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ये आर्टिकल 18 बात करता है। इसके बाद आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। राइट टू फ्रीडम की बात करें तो राइट टू फ्रीडम को हम याद रखेंगे, जो हमारे आर्टिकल्स हैं 19 और 22 आर्टिकल्स इसमें आते हैं, 19 से लेके 22 इसको याद रखेंगे। SOLEA ओलिया, ठीक है, SOLEA, एस से स्पीच हो गया, ओ से कन्विक्शन, अफेंस को याद रखेंगे, ओ से अफेंस को याद रखेंगे तो कन्विक्शन फॉर अफेंस, ठीक है। एल से लाइफ, राइट टू लाइफ, ई से एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, और ए जो हमारा क्या है अरेस्ट एंड डिटेक्शन, ठीक है। अब जो आर्टिकल 20 है 21 है ये सस्पेंड नहीं कर सकता कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे। 20 क्या है कन्विक्शन फॉर अफेंस,
21 क्या है, राइट टू लाइफ, और हमारा 20 और 21 इन दोनों को ही इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज ऑन ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से अगर इमरजेंसी लगाई गई है तो सिर्फ आर्टिकल 19 जो है स्पीच का जो अधिकार है वो क्या किया जाएगा, वो सस्पेंड किया जा सकता है टेम्पररी, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 टू 24 इसके बारे में बात करता है। यहाँ पे ट्रिक याद करेंगे, टीसी अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। टीसी किसके अगेंस्ट है, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है। तो टीसी क्या है, एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट है। टी मतलब ट्रैफिकिंग, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, कोई बॉन्डेड लेबर नहीं होगा। सी क्या बोलता है कि कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, पर चाइल्ड काम करते हैं, वी हैव सीन इट, ठीक है। आर्टिकल 24 और 23। नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये इसको याद रखेंगे पेट से, PATE। आर्टिकल 25 टू 28 इसमें आता है, PATE 25, 26, 27, 28। तो 25 किसके बारे में बात करेगा, P से क्या होता है, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, प्रोपगेट वंस रिलीजन, कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेशन में ला सकता है, प्रोपगेट कर सकता है अपना रिलीजन। ए से मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कोई भी अपने रिलीजियस अफेयर्स को कंडक्ट कर सकता है। नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर कोई रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। 28E बोलता है नो रिलीजन एजुकेशन इन स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, कोई भी रिलीजियस जो एजुकेशन है स्टेट में वो इंस्टीट्यूशन नहीं चलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 29 टू 30 आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं। इसको ME से याद रखेंगे, मी एजुकेशन, ME M से याद रख सकते हो आप, E से तो एजुकेशन हो गया, M से माई राइट टू एजुकेशन, ऐसे याद रख सकते हो, माई राइट टू एजुकेशन, माई राइट टू एजुकेशन, ठीक है, माई राइट टू एजुकेशन। तो माई से मतलब माइनॉरिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू माइनॉरिटीज़ 29 में बोला गया है। और ई क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, जो ये होते हैं धर्म वाले, मतलब ये अबोलिशन, अनटचेबिलिटी, इन सब से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। E30 जो हमारा आर्टिकल है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इनका अधिकार है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ये इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा यहाँ पे सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सेविंग टू सर्टेन लॉज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो इसको याद रखेंगे। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज जो है AVS से, इसमें आर्टिकल आते हैं 31A से लेके 31C तक। 31A AVS याद रखेंगे, ABC AVS ABC AVS, ठीक है। ए का मतलब है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन, तो ए से क्या है, एक्विजिशन। सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट। वी से वैलिडेशन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। एस से याद रखेंगे सेविंग ऑफ लॉज गिविंग अफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फिर आते हैं हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 31 से 35 है, उसमें 31A B C हम डिस्कस कर चुके हैं, जो सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज में आता है। फिर हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आते हैं आर्टिकल 32 to 35। इसको याद रखेंगे शेम से, SAME, ठीक है। एस सुप्रीम कोर्ट रीट्स के बारे में ये बात करता है, सुप्रीम कोर्ट रीट्स के बारे में बात करता है, रीट्स के बारे में मैं बात करूँगी क्या होता है। ए हमारा पार्लियामेंट्री पावर के बारे में बात करता है, टू मॉडिफाई आर्म फोर्स राइट्स, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो आर्म फोर्स के राइट को मॉडिफाई कर सकता है। एम से मार्शल लॉ के बारे में बात की गई है। ई लेजिस्लेशन टू ब्रिंग दीज इनटू इफेक्ट, ठीक है। 32, 33, 34, 35 ये आर्टिकल्स हैं। SAME याद रखोगे, एस से सुप्रीम कोर्ट, ए से पार्लियामेंट्री पावर, एम से मार्शल लॉ, एंड ई से कि भाई हमारे जो भी इफ़ेक्ट में आ रहे हैं, जो भी लॉ बने हैं, वो लेजिस्लेशन का काम है कि उन लॉज को इफ़ेक्ट में लाया जाए। अब देखो सुप्रीम कोर्ट रिट क्या है, रिट क्या है, 5 रिट हैं यहाँ पे। अब इसमें 5 रिट्स के बारे में बात की जाती है। एक हैबिस कॉर्पस है, हैबिस कॉर्पस, दूसरा है मेंडामस, फिर प्रोहिबिशन, फिर सर्टियोरारी, फिर क्वो वारंटो। तो हैबिस कॉर्पस क्या बोलता है, सेफ गार्ड के बारे में बात करता है, मतलब इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते किसी का, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिस कॉर्पस है, और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, हम याचिका दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। यू मे हैव द बॉडी, मतलब टू रिलीज ए पर्सन हु इज़ इलीगली डिटेन्ड, अगर किसी को इलीगली अगर हम अरेस्ट कर रहे हो तो उसको रिलीज़ कर दो, ठीक है। फिर
ये जो रिट्स हैं इसको लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पास भी होता है और हाई कोर्ट के पास भी होता है। तो हाई कोर्ट इन रिट्स को लागू कर सकता है आर्टिकल 226 के थ्रू, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन रिट्स को लागू कर सकता है आर्टिकल 32 के थ्रू। तो दूसरा जो हमारा रिट है मेंडामस। मेंडामस क्या बोलता है? मेंडामस वी कमांड, हम कमांड करते हैं, मतलब कमांड इशू करी जाएगी कोर्ट के थ्रू टू ए पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट और सबॉर्डिनेट कोर्ट की एक पब्लिक ड्यूटी है, ठीक है, परफॉर्म करने की, जो वो नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो कोर्ट ने ऑर्डर दिया एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी को कि लाइसेंस इशू करो, टू इशू ए लाइसेंस, अगर कोई भी लॉफुली काम कर रहा है उसके अगेंस्ट, या उसका लाइसेंस जब्त कर लो। ठीक है, इस तरह का जो कार्य है वो मेंडामस में आता है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब फॉरबिड करना, मतलब ये हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ये प्रोहिबिशन करता है कि कुछ कानून अगर मतलब हाई कोर्ट ने बना दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकता, या मतलब हाई कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को किसी केस की हियरिंग करने से मना कर सकता है जैसे, या कोई कानून उसने बना दिया तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता सबॉर्डिनेट कोर्ट। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया तो हाई कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी का मतलब क्या है? मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा, अगर फेयर हियरिंग नहीं हुई और ऑर्डर पास हो गया तो इस केस में, ठीक है, मतलब लोअर कोर्ट ने अगर सही से नहीं फैसला किया तो उससे ऊपर वाला जो कोर्ट है उस पर फैसला वो सुनाएगा, मतलब वो हियरिंग करेगा। क्वा वारंटो, क्वा वारंटो क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब ये इशू किया जाता है टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। अगर लीगल अथॉरिटी उसके पास नहीं है और वो पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको हटाया जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब में जैसे किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कह सकते हैं। तो ये रिट्स इशू करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को भी होता है, हाई कोर्ट को भी होता है। हाई कोर्ट इसको 226 आर्टिकल के थ्रू लागू कर सकता है, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के थ्रू कर सकता है। तो रीट की वजह से इसको बोला जाता है आर्टिकल 32 को राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, और इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला है हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला आर्टिकल 32 को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट रिट की बात करता है, ये रिट की बात करता है, इसीलिए इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ गड़बड़ कर दी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसला सुना सकता है, और इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है? हार्ट सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो आर्टिकल है हम यहाँ पे 5, 6, 7 को नीचे लिख लेते हैं। 5, 6, 7 फिर 2, 3, 4 लिख लेते हैं। तो 5, 6, 7 हमने सीरीज़ में लिख लिया, 2, 3, 4 भी हमने सीरीज़ में लिख लिया। अब जो हमारा 52 आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, काउंसिल हेडेड बाय PM भी है, ये सारी क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं। फिर इंटरचेंजेबल ट्रिक का यूज़ करके हम कुछ आर्टिकल्स लर्न कर सकते हैं। जैसे कैसे, कौन कौन से आर्टिकल्स लर्न कर सकते हैं? जैसे 1, 2, 4 है तो इसको 2, 1, 4 लिख दो। 1, 2, 3 है तो 2, 1, 3 लिख दो। 1, 2, 1 है तो इसको 2, 1, 1 लिख दो। 1, 2, 2 है तो इसको 2, 1, 2 लिख दो। तो पहले का जो 1, 2 है मतलब 1 और 2 को इंटरचेंज कर दो। तो 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, 2, 1, 4 जो है हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो एक को याद रख लो, दूसरा उसका अपोजिट है। 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट है तो इससे दूसरा जो 2, 1, 4 होगा वो हाई कोर्ट हो गया। 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट की इक्विवेलेंट हमारा स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है। तो 1, 2, 3 जो है ऑर्डिनेंस पावर कौन करेगा? प्रेसिडेंट इशू करेगा। 2, 1, 3 है तो गवर्नर करेगा। 1, 2, 1 है पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के कंप्लीमेंट्री हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? 2, 1, 1 विधानसभा होती है। 1, 2, 2 की बात करें, कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोर्ट इंक्वायरी नहीं करेगा अगर पार्लियामेंट चल रही है तो उसमें कुछ भी वो कमेंटबाजी नहीं कर सकता। इसी तरह 2, 1, 2 है कि कोर्ट नोट टू इंक्वायर, कोर्ट को भी इंक्वायर नहीं कर सकता कौन? पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कोर्ट को नहीं कर सकती। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही यहाँ पे 1, 2 के चेंज होने से होते हैं। तो ये ट्रिक है याद करने की। नेशनल कमीशंस फॉर सुप्रीम SC सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कमीशन फॉर SC। ठीक है, SC के लिए और ST के लिए और BC के लिए अलग अलग हमारे कमीशंस बनते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। आर्टिकल 388, आर्टिकल 388 इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, इसको हम याद रख सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कैसे? ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर इसलिए है क्योंकि 388 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर SC के बारे में, 388A बात करता है नेशनल कमीशन फॉर ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, 338B बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस।
ठीक है। अब देखो 243 एंड 243 आई और के है, ठीक है। 243 आई है और के है, तो आई किस में आती है, फाइनेंस, आई आती है फाइनेंस, आई आता है इसमें। इलेक्शन के की साउंड आती है, तो के की साउंड से याद रखेंगे 243 आई और 243 के। आई से क्या आता है फाइनेंस, के से क्या साउंड आती है इलेक्शन। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन, पंचायत फाइनेंस टू, फाइनेंस कमीशन किसको रिव्यू कर सकता है, पंचायत के फाइनेंस को रिव्यू कर सकता है, ये आर्टिकल 243 आई में लिखा गया है। इलेक्शन टू पंचायत ये 243 के में लिखा गया है। ये ट्रिक्स हैं याद करने की। फिर हमारी जो 42nd अमेंडमेंट है वो पुश करती है 5 सब्जेक्ट को कि ये पाँच सब्जेक्ट हैं जो स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, वेट है, मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स है, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए हैं। 3 मेन पब्लिक फंड्स ऑफ इंडिया, 3 मेन पब्लिक फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो 266A, 266(2) और फिर इसके बाद आता है 267। तो 266, 266(1), 2 और फिर हमारा 267, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया सीरीज में याद कर सकते हैं। अब देखो आर्टिकल रिलेटेड टू टैक्सेस, आर्टिकल रिलेटेड टू टैक्सेस याद रखेंगे। देखो कौन इसको इम्पोज करता है, इन टैक्सेस को कौन कलेक्ट करता है, कौन अप्रोप्रिएट करता है, किसके पास ये टैक्स जाते हैं, और एग्जांपल की बात करेंगे। तो आर्टिकल याद रखो, सीरीज में याद रख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड 268 और 89 तो नहीं 69 है ये ठीक है, 268, 269 और 270, ठीक है। 268, 269 और 270, 268, 269 और 270। तो इम्पोज करता है इसको सेंटर इम्पोज करता है, इन तीनों को इम्पोज कौन करता है, सेंटर इम्पोज करता है। कलेक्ट कौन करता है, देखो 268 को हमारा स्टेट कलेक्ट करता है और 269 और 270 को हमारा सेंटर कलेक्ट करता है। अप्रोप्रिएट किसके द्वारा किया गया, ये तीनों स्टेट के द्वारा किए जा सकते हैं, बट 270 सेंटर के द्वारा भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के पास जाता है स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तीनों जो हमारे आर्टिकल के अंदर जो टैक्स आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के पास भी जाता है, बट 270 आर्टिकल के वाला जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर के पास भी जाएगा। तो हमारा 268 में जो हमारे टैक्स आते हैं वो स्टैम्प टैक्स और एक्साइज टैक्स आते हैं। 269 में जो आते हैं वो इंटर स्टेट गुड के ऊपर जो एक्सचेंज होता है, इंटर स्टेट गुड एक्सचेंज, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो स्टेट लेवल पे होता है उस पर जो भी टैक्स लगेगा वो आता है। 270 में जो हमारा सरचार्ज होगा या जो इन टैक्सेस में कवर नहीं किया गया, जो बचे हुए टैक्स आ गए, वो सारे 270 आर्टिकल्स में आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर, कि भी अलग अलग पावर है, जैसे जुडिशरी की अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, ठीक है। इन पावर्स के बारे में बात करें तो आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अलग है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और पीएम और जो उसकी काउंसिल है वो अलग है भाई, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट ये अलग है। आर्टिकल 50 की बात करता है। 105 बात करता है पावर प्रिविलेजेस जो एमपीज़ को मिली हुई है। 121 बात करता है नो डिस्कशन इन पार्लियामेंट, जजेस के बेसिस पे, जजेस के बिहेवियर पे कोई बात नहीं होगी, ये मैं बात कर चुकी हूँ। 121 और 212, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे। 212 फिर हम 211 बात करते हैं नो डिस्कशन लेजिस्लेशन ऑन जजेस कोर्ट, ये नहीं है एक दूसरे के उल्टे, ये है एक दूसरे के उल्टे, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन पार्लियामेंट में जज के ऊपर नहीं हो सकता, और जज किसके ऊपर नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर नहीं कर सकते। कोर्ट पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंक्वायरी नहीं कर सकता, और कोर्ट लेजिस्लेटिव की इंक्वायरी में प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी नहीं कर सकता। तो 122 और 212 इनको आगे के जो 12 है और 21 कर दो, उसको 12 को 21 कर दो, 12 को 21 कर दो, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। डायरेक्टिव्स टू स्टेट बट नॉट मेंशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट के को दिए गए हैं, बट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर नहीं आते, ठीक है। तो आर्टिकल 335 SC और ST क्लेम टू सर्विस, ये स्टेट को डायरेक्टिव है। आर्टिकल 350A इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आ जाता है। आर्टिकल 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी, इसकी बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी की बात करता है। आर्टिकल 351 इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर कुछ आर्टिकल सेंटर के होते हैं और कुछ आर्टिकल स्टेट के होते हैं, और इनको ना एक को याद रख लो तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमें याद क्या रखना है, देखो साथ में ही चलते हैं इनको लेके, से बहुत छोटा हो जाएगा नहीं तो। देखो आर्टिकल ऑफ फॉर सेंटर है, आर्टिकल फॉर स्टेट। याद रखने का तरीका क्या है, 89 को मतलब इनमें ऐड कर देंगे तो हमारा आर्टिकल ऑफ स्टेट बन जाएगा, और ये सेंटर के हमें याद रखने हैं। तो आर्टिकल 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 85 आता है, 86, 88, 102, 105, 100, 111 और 110, ये हमारे किसके हैं, सेंटर के आर्टिकल। इसमें 89 ऐड कर दूंगी मैं, तो जितने भी आर्टिकल आएंगे वो किसके आएंगे, स्टेट के आएंगे, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग होने का मतलब क्या है, देखो आर्टिकल 72 है वो पावर की बात करता है प्रेसिडेंट की, कि वो पार्डन्स मतलब कुछ स्पेशल केसेस में वो किसी का केस माफ़ कर सकता है, मतलब किसी की फांसी होने से रोक सकता है, बट वो किसी स्पेशल केसेस में रोक सकता है। ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है सेंट्रल लेवल पे, पर यही पावर गवर्नर के पास भी है स्टेट लेवल पे। तो सेम ही तो बात है, सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट से चेंज होकर क्या हो गया, गवर्नर चेंज हो गया। आर्टिकल 72 में जब मैं 89 ऐड करूँगी तो 161 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर से स्टेट में पहुँच सकते हैं। 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, जो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। तो यहाँ पे जो काउंसिल मिनिस्टर है वो किसको एडवाइस देगा, गवर्नर को एडवाइस देगा, ठीक है। तो 74 में जब 69 ऐड करूंगी तो 163 हो जाएगा। 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स के अदर प्रोविजन, एडवाइस देने के अलावा इनके क्या प्रोविजंस है वो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे बात की गई है या स्टेट लेवल पे बात की गई है। इसमें भी 89 ऐड करूंगी तो 164 हो जाएगा। 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, ये एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के बारे में बात करता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में बात करता है। ड्यूटीज़ ऑफ पीएम, तो ड्यूटीज़ ऑफ सीएम आ जाएगा स्टेट लेवल पे। इसमें 89 ऐड कर दो, जो आर्टिकल आया वो ड्यूटी ऑफ सीएम की बात करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, इसमें 89 ऐड कर दो, फिर हमारे क्या गया 168 आ गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली है स्टेट में उसके बारे में बात कर रहा है। ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा है, सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। ये 86 जो है राइट टू प्रेसिडेंट का जो राइट है एड्रेस करने का दोनों हाउसेस को या मैसेज भेजने का, वो उसका अधिकार है। इसी तरह यहाँ पे गवर्नर का अधिकार होता है, ठीक है, 175 के थ्रू। 88 क्या बोलता है, राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल का जो राइट है। यहाँ पे 177 बोलता है कि मिनिस्ट्री और एडवोकेट जनरल का क्या अधिकार है। ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, मेंबरशिप की, ये भी स्टेट लेवल पे करता है। 105 पावर प्रिविलेजेस किसकी, दोनों हाउसेस की, पार्लियामेंट की, ये बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये वोटिंग इन हाउसेस बात करता है, ये भी वोटिंग इन हाउसेस एंड लेजिस्लेटर बात करता है। ये बिल के बारे में बात करता है जो प्रेसिडेंट पास करेगा या असेंट देगा जिसमें, ठीक है, ये हमारा बात करेगा गवर्नर जिसमें देगा। ये मनी बिल की डेफिनेशन बताता है, ये डेफिनेशन मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव में क्या होती है उसके बारे में बताता है। तो कोरस्पॉन्डिंग है, ये जो बात यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे की गई है वो वहाँ पे स्टेट लेवल में की गई है। 89 ऐड करते जाओ, इनको याद रखो और इनसे हम मतलब स्टेट लेवल का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल फॉर सेंटर एंड आर्टिकल फॉर स्टेट। जैसे इसको याद रखेंगे 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ठीक है, 119, 120, 121, 122, 123, 124। तो देखो ये 112 से स्टार्ट होकर 124 तक हैं। मैं इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये भाई 100, बट वैसे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये 100 वाली है और ये 200 वाली है, ठीक है, ये 100 वाली है या 200 वाली है, ठीक है, 200 से स्टार्ट हो रही हैं और ये 100 से स्टार्ट हो रही हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर ये ऐसे याद रहना कैसे करना है, 202, 203, 204, 205, 206, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक हैं ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, और यहाँ पे 212 से मतलब 112 से 124 तक याद रख सकते हैं। यहाँ पे 112 से 114 तक याद रख सकते हैं, सॉरी 124 तक याद रख सकते हैं। यहाँ पे 202 से 214 तक याद रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। नहीं तो सिर्फ सेंटर के याद कर लो और सेंटर में 90 ऐड कर दो, जो आएगा आर्टिकल वो किसका होगा, स्टेट लेवल का होगा, सेंटर में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो यूनियन देती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्टेट देती है उसके बारे में बात करता है 202, ये बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग है। यहाँ पे पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स के बारे में बात की, लेजिस्लेटिव के प्रोसीजर्स की बात करता है। 114 अप्रोप्रिएट बिल की बात करता है, स्टेट लेवल पे अप्रोप्रिएट बिल की बात करता है। 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट की बात करता है, ये स्टेट लेवल पे ग्रांट्स की बात करता है। ये वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट किस में बात करता है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे करता है।
मतलब अगर ये पार्लियामेंट में वोट की बात कर रहा है तो ये लेजिस्लेटिव में बात कर रहा है। स्पेशल प्रोविजन एज फाइनेंशियल बिल, यहाँ पे स्टेट बिल की बात करी जा रही है। रूल ऑफ प्रोसीजर 118, ये भी रूल ऑफ प्रोसीजर्स है, ठीक है। तो रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट, ये लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में यूज़ की जाएगी, जो लेजिस्लेटर में लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। जो पार्लियामेंट में डिस्कशन पे रेस्ट्रिक्शन होगा, 121 आर्टिकल बात करता है, 211 बात करता है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। कोर्ट नोट टू इंक्वायरी इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट 112 है, 212 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा है। 123 प्रेसिडेंट के जो भी पावर है प्रोग्यूमुलेट करने की, प्रोम्यूलगेट करने की ऑर्डिनेंस को, यहाँ पे गवर्नर की पावर की बात की गई है। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की गई है स्टेट लेवल पे। तो कोरस्पोंडिंग है ये दोनों एक दूसरे के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आता है वो आती है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप की बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। हमारी जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है और हमारी यूनिफॉर्म सिटीजनशिप है। मतलब सबको, जो भी इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, इंडियन बाउंड्री में रह रहा है, उसको अगर सिटीजनशिप मिलेगी तो सबको यूनिफॉर्म मिलेगी, कुछ उसका परसेंटेज का ऊपर नीचे नहीं है। ये जो सिटीजनशिप है ये आर्टिकल 51 से 5 से लेके 11 तक बात की गई है। इसको पार्ट सेकंड में रखा गया है, ये डील करती है हमारी सिटीजनशिप के साथ। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था, जो प्रोवाइड करता है एक्विजिशन की हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप को, एंड लॉस भी कर सकते हैं सिटीजनशिप को आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 6 टाइम। तो 3 बार इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। किसमें? हमारा एक सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, जो बात करता है कि कैसे हम सिटीजनशिप को ले सकते हैं या लॉस कर सकते हैं। लेने, एक्वायर करने और लॉस करने के बारे में बात करता है, ठीक है। पर इस एक्ट में 6 बार क्या हो चुकी है? अमेंडमेंट हो चुकी है। कब हुई? एक बार 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005, 2015, 2019, ये हमारे क्या हुई है? 6 बार इसमें अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। अब देखो, जो हमारी सिटीजनशिप देने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट पावर टू मेक प्रोविजंस, जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन बनाने हैं उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और ये आर्टिकल 11 इसके बारे में बात करता है, ठीक है। हम कैसे हमारी इंडिया की सिटीजनशिप को ले सकते हैं? बर्थ से ले सकते हैं, डिसेंट मेरे पूर्वज हों मान ले तो वो डिसेंट कहलाते हैं। रजिस्ट्रेशन करके कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ सिटीजनशिप के लिए। नेचुरलाइजेशन से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। नेचुरलाइजेशन, जैसे मान लो कोई विदेश का कोई मंत्री आ गया, उसको कई बार इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाती है, तो डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और भाई कोई टेरिटरी इंडिया में मिला लेगी, कोई हिस्सा मिला लिया गया, तो उसमें जितने भी लोग रहते थे वो इंडियन सिटीजन बन गए ऑटोमेटिकली। कैसे सिटीजनशिप हम लॉस कर सकते हैं? मतलब हम वॉलेंट्री रिजाइग्नेशन, ठीक है, वॉलेंट्री हम जब करना चाहें रिनंशिएशन से, ठीक है, वॉलेंट्री हम बोल दें कि भाई हम नहीं चाहते। टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? ओ किसी को टर्मिनेट कर दिया जैसे गवर्नमेंट ने, ठीक है। और डेप्रीवेशन के थ्रू, इन 3 मेथड्स के थ्रू, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन के थ्रू हम सिटीजनशिप खो सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में रखे गए हैं। कौन से आर्टिकल इसके बारे में बात करते हैं? 36 से लेकर 51 आर्टिकल इसके बारे में बात करता है। तो ऐसे अलग अलग आर्टिकल नहीं पूछते, ऐसे ही पूछते हैं कौन से आर्टिकल में। तो 36 टू 51 आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की गई है। ये पार्ट 4 में आता है। कहाँ से अडेप्ट किया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये ऐसे हैं कि जब भी कोई कानून बनाएगी ना स्टेट, तो इनको ध्यान में रख के बनाएगी, बस ये चीज़ है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट तो है, इसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई नहीं करता डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, फिर भी हम इसको समझने के लिए क्लासीफाई कर देते हैं। सोशलिस्ट में गांधीनियन और लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको क्लासीफाई करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नोवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि इनको ध्यान में रख के ही कानून बनाया जाता है, ठीक है। पर हम इनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते कि भाई हमारा ये नहीं हुआ, ठीक है। द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करा जा सकता है पार्लियामेंट के थ्रू, सो लॉन्ग एज द अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
बट हमारा जो बेसिक नेचर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में बात की गई है। इसमें एक ही आर्टिकल बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, 51A। इसको अडेप्ट किया गया है USSR से, ठीक है, मतलब इस कंट्री से, हमने रशिया से इसको क्या किया है, अडेप्ट किया है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, 11। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की थी सवर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, क्या रिकमेंड करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड करने के लिए। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में, जिसके बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐड हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हमने क्या बोला, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोला। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पार्ट हमारा जो है हमारा कौन सा बात करता है, 17 बात करता है, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा आता है, 343 से लेके 351। 351 किसके बारे में बात कर रहा है, हिंदी के बारे में बात कर रहा है, सॉरी 351 हाँ हिंदी के बारे में बात करता है ये भी। और 343(1) जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, पर हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। वी डू नॉट हैव नेशनल लैंग्वेज बट वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज। तो फर्स्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, सेकेंड है इंग्लिश फॉर यूनियन गवर्नमेंट, एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। 8th शेड्यूल हमारा जो है उसमें 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। पहले कितनी थी, 14 थी। कौन कौन सी थी, आसामीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हमारी 14 लैंग्वेजेस थी जो हमारी क्या थी, ऑफिशियल, मतलब जिनको हमारा शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को ऐड किया गया। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है भाई, डोडो, ठीक है, डोडो। मेरे एक अंकल थे जो मेरे को डोडो बोलते थे बचपन में, इसलिए मेरे को याद रहता है डोडो, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 2003 में, ठीक है, जिसके थ्रू ऐड किया गया था बोडो को, डोंगरी को, मैथिली को, संथाली को। आर्टिकल 368 पार्ट है ये किसका, 20 का, डील करता है अमेंडमेंट के साथ। केशवानंदा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पार्लियामेंट को कि वो चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, 3 टाइप की अमेंडमेंट हो सकती हैं इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह की अमेंडमेंट हो सकती हैं। और कैसे हो सकती हैं, एक तो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकती हैं पार्लियामेंट की, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी स्पेशल मेजॉरिटी भी होगी प्लस रेटिफिकेशन होगी हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इन तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेट एंड इट्स फॉर्मेशन ईयर की बात करते हैं। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज़ भारत, कि इंडिया क्या है, भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आंध्र प्रदेश जो हमारा, जस्ट ए मिनट, तो फर्स्ट हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी वो कौन बनी थी, आंध्र प्रदेश बनी थी, ठीक है, बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1975 में। 1975 में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था और इंडियन यूनियन की बना गया था। मतलब उसको पहले वो अलग थी, प्रोविंस सेपरेट थी, उसको इंक्लूड कर लिया गया था, ठीक है। फिर हमारा गोवा स्टेट हुड बना 25th हमारी क्या थी, ये स्टेट थी किसकी, यूनियन ऑफ इंडिया की। तो अलग अलग स्टेट की बात करते हैं और उनके फाउंडेशन ईयर की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश है जो 1953 में बना, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बना, ठीक है। और 1956 में हमारा बना केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। 1963 में हमारा क्या बना, नागालैंड। 1966 में हरियाणा और हमारा हिमाचल प्रदेश भी तभी बना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ठीक है, यहाँ पे हरियाणा पंजाब अलग हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात नहीं की, हिमाचल प्रदेश 1971 में किया, ये मैंने गलत बता दिया भाई, ठीक है। और मणिपुर और त्रिपुरा 1972 और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972, सिक्किम 1975, मिज़ोरम 1987, मिज़ोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश 1987, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में, और 2014 में जो न्यूएस्ट बनी वो तेलंगाना, ठीक है।
स्पेशल प्रोविज़न, कुछ स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, जो ये तो हट गया है भाई, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, महाराष्ट्र को 371 आर्टिकल के थ्रू और गुजरात को भी 371 आर्टिकल के थ्रू, नागालैंड, आसाम और मणिपुर इनको भी 371 के थ्रू मिला हुआ है, पर ABC नागालैंड, आसाम और मणिपुर। आंध्र प्रदेश को आर्टिकल 371D, 370E और सिक्किम को आर्टिकल 371F, मिजोरम का आर्टिकल 371G, अरुणाचल प्रदेश को आर्टिकल 371H। तो ये इजी हो जाएगा। गोवा को आर्टिकल 371 ही है ये भी, और आई देखो इस अगर तो एग्ज़ाम में उसने पूछ लिया, अलग अलग ऑप्शन देके 389 दे दिया, 360 दे दिया, या 371 दे दिया, कुछ भी दे दिया और 371 दे दिया, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा याद, मतलब टिक करना। बट अगर उसने BCA करके दे दिया तो थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना कैसे आपको ट्रिक से याद करना है। फिर नेक्स्ट आती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बॉडी, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, जो अलग अलग कमेटी हैं, मतलब अलग अलग लॉ बनाने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तक हम आज कवर करेंगे, नेक्स्ट बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आर्टिकल 324 बात करता है कि पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, ऑफ सुप्रिटेंडेंस की पावर है, और डायरेक्शन देने की पावर है, और कंट्रोल करने की पावर है, किसको, इलेक्शंस को, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो, या फिर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का हो, या ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का हो। इन तीनों को सुप्रिटेंड कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कौन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल 324 में लिखा गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। इसकी टर्म 6 ईयर होती है, जब तक ये 65 ईयर्स ऑफ एज का नहीं हो जाता। इसकी पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, एडवाइजरी भी है, और क्वासी जुडिशियल भी है, मतलब लो क्वासी जुडिशियल सलाह दे सकता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें, उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं है, नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग होता है, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस को देखेगा। यूपीएससी की बात करें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में आर्टिकल 315 से लेके 323 तक बात की गई है। ये आर्टिकल कौन से पार्ट में आती है, ये हमारे 14 में आती है। इसमें हमारे चेयरमैन होते हैं और कुछ मेंबर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट के थ्रू मतलब अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो टर्म है, ड्यूरेशन है, अब काम करने की, कार्यकाल की बात करें तो 6 साल होता है, जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते। फिर हमारा आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हमारे यूनियन पे था, सेंट्रल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे। इसके बारे में भी आर्टिकल 315 से लेके 323 तक बात की गई है। ये भी हमारा 14 पार्ट में आता है। इसमें भी चेयरमैन और मेंबर होते हैं। इसमें यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट हमारा सेंट्रल लेवल पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे गवर्नर काम करेगा। तो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग बॉडी है प्रेसिडेंट की, गवर्नर है, तो गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को। इनका कार्यकाल भी 6 साल होगा, पर यहाँ पे एज 65 थी, यहाँ पे एज कितनी होगी, 62 ईयर्स ऑफ एज होगी, ठीक है। फिर आता है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू। आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। इसके चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं, जो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आर्टिकल 338 बात करता है। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338A बात करता है इसके बारे में। स्पेशल ऑफिसर होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, ये बात की जा रही है आर्टिकल 350 से लेके हमारा 350B में, ठीक है, 350B में। अब जो हमारा स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का जो स्पेशल ऑफिसर है, इसको अपॉइंट किया गया था, सबसे पहले क्रिएट किया गया था इस चीज़ को 1957 में, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। इसके बारे में आर्टिकल 148 में बात की गई है। ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का और कंट्रोल करता है जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, उसको कंट्रोल करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 इसके बारे में बात करता है। ये वोट नहीं दे सकता, बट इसका अधिकार होता है, ये पार्टिसिपेट भी कर सकता है जो भी हमारे हाउस होता है उसकी प्रोसीडिंग्स में, और वहाँ पे बोल भी सकता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है कंट्री का, किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। फिर एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट आता है आर्टिकल 165 में। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट का, अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के थ्रू।
नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है नीति आयोग। पहले हमारा क्या था, 5 ईयर प्लान चलता था, 5 ईयर प्लान चलता था। उसके बाद हमारा क्या आया, 5 ईयर प्लान के बाद सेटअप किया था जब मोदी जी गवर्नमेंट बनाए थे, तब उन्होंने नींव तो रख दी थी इसकी, नीति आयोग की 13 अगस्त 2014 में नींव तो इसके यहाँ पे रख दी गई थी, पर ये इस्टेब्लिश हुआ, मतलब फंक्शनल हुआ ये 1 जनवरी 2015 से। तो 2015 से हमारा लागू हो गया था नीति आयोग। इसकी पॉलिसी है थिंक टैंक, ठीक है। पीएम इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। गवर्निंग काउंसिल है इसकी, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में सीएम होते हैं सारी स्टेट के, सीएम में होते हैं यूनियन टेरिटरी के जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसमें वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं किसके थ्रू, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पे इस्टेब्लिश इसको किया गया था 1993 में, 1993 में। किसके अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसको अमेंड किया गया 2006 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन है या स्टेट कमीशन है, स्टेट कमीशन पे गवर्नर कर देगा। नेशनल कमीशन जो है ह्यूमन राइट का, इसमें जो चेयरमैन होते हैं और मेंबर, ठीक है, जो चेयरमैन होते हैं उन और मेंबर होते हैं, उनका टर्म होता है 5 साल का, 5 साल तक वो काम कर सकते हैं, और जब तक वो 70 साल के ना हो जाए, ठीक है। और वो क्या होने चाहिए, वो रिटायर जो है जज होने चाहिए इंडिया के, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस होने चाहिए इंडिया के, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये रिटायर्ड जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये तो चीफ जस्टिस होंगे या सुप्रीम कोर्ट के। चेयरमैन क्या हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे रिटायर्ड, और ये क्या होंगे, मेंबर क्या होंगे, मेंबर होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे, ठीक है। ये अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू। अब यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे होता है, वहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन एट स्टेट लेवल 25 स्टेट्स में है, ठीक है, सारी स्टेट्स में नहीं है, 25 स्टेट्स में है। अपॉइंट किया जाता है यहाँ पे जो भी चेयरमैन है वो गवर्नर के थ्रू, और उसको प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। यहाँ पे चेयरपर्सन जो होते हैं वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। इस्टेब्लिश किया जाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2015, बनाया था ये 15 जून 2005 में, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट मोर देन 10, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते और अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, जब तक कि 65 साल के नहीं हो जाते। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू ही बिल्ड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC इसको बोला जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC। ये क्या प्रिवेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन ना हो, इसको प्रिवेंट करता है, पर करप्शन तो हो रहा है। रिकमेंडेड बाय संथानाम कमेटी एंड इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1964 में, ठीक है। कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, संथानाम कमेटी ने, और इस्टेब्लिश किया था 1964 में। ये स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला था इसको, कब मिला था, क्योंकि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, जितनी भी हमने बात की अभी, बट स्टैच्यूटरी स्टेटस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 2013 में पार्लियामेंट ने प्रोवाइड कर दिया था। मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और 2 अदर विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इनकी टर्म 4 साल होती है, जब और या फिर ये 65 साल के नहीं हो जाते तब तक ये प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की स्थापना हुई थी 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, रिकमेंड की गई थी संथानाम कमेटी के थ्रू। इसने अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 उसके थ्रू गेन करी थी। अकेडमी कहाँ पे है CBI की, गाजियाबाद में है, यूपी में है। फंक्शनिंग इसकी कब स्टार्ट हुई थी, 1996 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त रिकमेंडेड बाय, जो ये लोकपाल और लोकायुक्त की जो बनते हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के थ्रू आई थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC 1966 to 1970 आई थी फॉर द रीड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवियंस। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 के थ्रू इफेक्ट में आया 16 जनवरी 2014 से। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वॉज इस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र में इसका इंस्टीट्यूशन है। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1971 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट आता है। सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है। वैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है। ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पहले। तो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का,
आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट इसको बोला जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल इसकी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता है? आर्टिकल 53। ठीक है, अब देखो जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है चुनने के लिए? ये सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इसकी एज कम से कम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसको होल्ड नहीं करना चाहिए, मतलब कहीं पे कार्यरत ना हो। ठीक है, ना तो ही यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, ना ही स्टेट गवर्नमेंट या लोकल या कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर ये कार्यरत ना हो। इलेक्टेड नो डायरेक्टली तो नहीं किया जाता, पर जो भी इलेक्टोरल कॉलेज है जो भी उसके लोग इसको इलेक्ट करते हैं। दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस इसको इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इसको इलेक्ट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी एंड पाडुचेरी भी इसको इलेक्ट करते हैं। ये सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इसको इलेक्ट करने में। ठीक है, इलेक्ट किया जाता है विद द सिस्टम ऑफ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो प्रोपोर्शन किसका है, कौन सी गवर्नमेंट का कितना प्रोपोर्शन है, उसके थ्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, अलग अलग गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उनके प्रोपोर्शन के बेसिस पे, और इसका जो वोट होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का अधिकार प्रोवाइड किया जाता है प्रेसिडेंट को। ओथ, जब ये ओथ लेता है, शपथ ग्रहण करता है, तब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है ना, और जो भी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ये शपथ ग्रहण करता है। ये रिज़ाइन कर सकता है बाय एड्रेसिंग द रिजाइग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। अगर ये वैकेंसी हो गई और वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 173 बात करता है कि प्रेसिडेंट प्रोम्युलगेट कर सकता है किसको, ऑर्डिनेंसेस को। नेक्स्ट आती है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसकी बहुत सारी पावर हैं, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, मिलिट्री पावर है, इमरजेंसी पावर है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 77 बात करता है कि ये बहुत सारी अपॉइंटमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल पावर बात करते हैं कि एनुअल बजट जो है लोकसभा में प्रेजेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे होता है, मनी बिल इसके अप्रूवल पे पास होता है। फाइनेंशियल कमीशन ये 5 साल में यही बनाता है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो एक बिल है जो पार्लियामेंट में तभी एक्ट बन सकता है अगर उसको प्रेसिडेंट का पास कर दे। ठीक है, प्रेसिडेंट टर्मिनेट करता है सेशन दोनों हाउसेस के या किसी भी हाउस के। ही कैन इवन डिसॉल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी टर्म्स ऑफ हाउस, एक्सपायर होने से पहले उसको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। नॉमिनेट करता है 12 पर्सन, जो एमिनेंट पर्सन होते हैं उनको नॉमिनेट करता है, जो कौन कौन सी फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं, लिटरेचर से, साइंस से, स्पोर्ट्स से, सोशल सर्विस से, राज्यसभा में। ठीक है, 2 पर्सन होते हैं एंग्लो इंडियन जिसको ये लोकसभा में इलेक्ट कर सकता है, और ये हमें पढ़ ही लिया कि प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंसेस को। ठीक है, जो 6 महीने, जिसके ऊपर पार्लियामेंट 6 महीने में अपना जो भी है फैसला सुनाती है। ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम वो नहीं ले सकती। फिर बात करते हैं मिलिट्री पावर की। आर्टिकल 53(2) बात करता है मिलिट्री पावर की। सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्स का कौन, प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर होती है नेशनल इमरजेंसी एक्ट 352 में 4 ऐड कर दो 356 बन जाएगा, इसमें 4 ऐड करोगे तो 360 बन जाएगा। तो 3 आर्टिकल होते हैं इमरजेंसी के, 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी एक्ट 352, स्टेट इमरजेंसी एक्ट 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्ट 360। आर्टिकल 361 बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को अपनी गद्दी से कैसे हटाया जाए। ठीक है, वही होती है इम्पीचमेंट। ये इनिशिएट की जाती है, कोई भी पार्लियामेंट का हाउस इसको इनिशिएट कर सकता है। उसको जो इम्पीचमेंट का चार्जेस लगाए जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, उसको साइन किया जाता है दोनों हाउसेस, 1/4 जो मेंबर होते हैं हाउस के उनके थ्रू साइन किया जाना चाहिए, और एक 40 डेज़ का नोटिस दिया जाना चाहिए किसको, प्रेसिडेंट को, बिफोर द इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये हमने बात की। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट से।